नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी जान स्वागत करती हूँ आप सभी आईसीटी वर्चुअल क्लास। आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ हमारे व्याकरण का टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए, इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उपसर्ग, ये हमारा क्लियर हो चुका था, यानी कि हमने यहाँ पर अपना उपसर्ग टॉपिक क्लियर कर लिया था, अच्छे से पढ़ लिया था। तो उपसर्ग को हमने इस तरह से जाना, उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स, जो कि किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर उस शब्द के अर्थ को पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है, उसके अर्थ को चेंज कर देता है, उसमें परिवर्तन ला देता है, उसको हमने कहा उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स, जो प्री यानी कि पहले, फिक्स यानी कि लगकर, ठीक है, पूर्व में लगकर। तो इस तरह से मैं तो ये सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में भी इस तरह से यहाँ पर बताई थी। आप देखिए, शुरुआत से ही हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि जो आपके शब्द होते हैं, कुछ जो आपके शब्दांश होते हैं, वो आपके मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर, देखिए ये आपके कुछ मूल शब्द हैं जो कि मैंने एक जैसे आपको यहाँ पर दिखाए हैं ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से वो प्रारंभ में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, नवीन शब्द बनाते हैं और अर्थ में पूरी तरह से परिवर्तित कर देते हैं, अर्थ को पूरी तरह से परिवर्तित कर देते हैं। कैसे, आप देखिए, जैसे यहाँ पर कार एक ही शब्द है और आप सभी को कार का मतलब पता है, ठीक है, लेकिन अगर हमने उसमें इस तरह से अलग अलग तरह के उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स जोड़ दिए, तो फिर आप देखेंगे कि किस तरह से कुछ बहुत सारे अलग शब्द बने हैं और सबके अर्थ जो है डिफरेंट है, यानी कि सबके अर्थ जो है अलग अलग हैं। जैसे हमने कहा, कार के आगे हमने प्र लगाया तो ये हो गया प्रकार, कार के आगे हमने आ लगाया तो ये हो गया आकार, कार के आगे हमने उप लगाया तो ये हो गया उपकार, कार के आगे हमने अलंग लगाया तो ये हो गया अलंकार। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत सारे उपसर्गों को पढ़ा था और आप देखेंगे किस तरह से हमने यहाँ पर उपसर्गों के प्रकारों के बारे में जाना था कि कितने सारे प्रकार होते हैं, कितने सारे टाइप्स होते हैं उपसर्गों के। ठीक है, तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि हिंदी के उपसर्ग, ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है, इसको मैंने आपको इस तरह से भी बताया था, 3 तरह से, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग। देखिए, तत्सम को हमने कहा संस्कृत के उपसर्ग, क्योंकि तत्सम, ठीक है, तत्सम यानी कि बिल्कुल जस्ट उसी के समान, बिल्कुल उसी के जैसा, तत्सम। ठीक है, उसके बाद जो आपके हिंदी के उपसर्ग हैं उनको हमने कहा तत्भव उपसर्ग, क्योंकि जो हिंदी के शब्द हैं वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, वो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, यानी कि उससे उत्पन्न हुआ, यानी कि आपका तत्भव। ठीक है, उसके बाद होता है आपका उर्दू फारसी या अंग्रेजी के उपसर्ग। तो ये क्या है, ये हमारी भाषा नहीं है, ये दूसरी भाषाओं से हमारी भाषा में आए हैं, इसीलिए हमने इन्हें कह दिया आगत उपसर्ग। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर उपसर्गों के प्रकार जो है हमने यहाँ पर पढ़े थे। ठीक है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद हमने संस्कृत के उपसर्ग आपको क्लियर किए थे। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर संस्कृत के उपसर्गों के बहुत सारे उदाहरण दिए थे और आपको कुछ उदाहरण घर के लिए भी दिए थे कि आप कुछ इस तरह से लिख कर लाएं। फिर उसके बाद हमने हिंदी के उपसर्गों को यहाँ पर पढ़ा था और हिंदी के उपसर्गों में भी कुछ आपको होमवर्क में यहाँ पर मैंने दिए थे। उसके बाद हमने उर्दू फारसी के उपसर्गों को पढ़ा था, यानी कि जो आगत उपसर्ग हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसको भी मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पर होमवर्क में दिए थे कि आप खुद से करके लाएंगे, फिर मैंने ये क्लियर भी आपको यहाँ पर किया था। और उसके बाद था हमारा अंग्रेजी के उपसर्ग, यानी कि जो अंग्रेजी के उपसर्ग थे उनको भी हमने यहाँ पर पढ़ा था और उसके लिए भी बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर दिए थे, आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते। ठीक है, तो इस तरह से अंग्रेजी के जो पूरे के पूरे जो आपके एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उनको पढ़ने के बाद मैंने आपको यहाँ पर फिर से मैंने आपको बताई थी कि क्या परिभाषा निकलती है, यानी कि आखिर होते क्या है। तो देखिए, हमारी की पूरी परिभाषा यह है कि जो शब्दांश, शब्दांश यानी कि वो पूरा शब्द नहीं होता, वो शब्द का एक अंश होता है, एक भाग होता है। तो जो शब्दांश किसी भी शब्द के, किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसके अर्थ में विशेषता ला देता है, उसके उपसर्ग। ठीक है,
उसके बाद हमने यहाँ पर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक था वो हमने स्टार्ट किया था, जिसका नाम है प्रत्यय। तो प्रत्यय को मैंने यहाँ पर आपको बताया, जैसे उपसर्ग को मैंने कहा प्रीफिक्स, प्री यानी कि पहले, फिक्स यानी कि लगने वाला, तो इसी तरह से हमने यहाँ पर सफिक्स यानी कि प्रत्यय के बारे में हमने पढ़ा। तो देखिए हम क्लास 7th में हैं और क्लास 7th में आने के बाद ये सारी चीजें, ये सब चीजें हम पहले से पढ़ते हैं और यहाँ पर हम ये बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम छोटी छोटी मिस्टेक्स की जो है एक तरह से उम्मीद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान पूर्वक सुनिए, और ये सारी चीजें मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, यानी कि ये जो टॉपिक है हमारा स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हम अभी काफी समय बाद यानी कि अपनी सर्दियों की छुट्टियां बिताने के बाद फिर से अपने इस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा उसको हम पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों का कनेक्शन बन पाए, आप समझ पाए कि आप लास्ट सेशन में क्या पढ़ रहे थे और अभी आप क्या पढ़ रहे हैं। आप दोनों चीजों को कनेक्ट कर पाए और आपको समझ आए कि कैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रत्यय यानी कि सफिक्स, प्रत्यय क्या होता है। अब देखिए उपसर्ग के लिए मैंने कहा, और ये सारी जो चीजें हैं ना, ये शब्द निर्माण की प्रक्रियाएं हैं। आप अपनी हिंदी व्याकरण की बुक अगर खोलेंगे तो उसमें लिखा होगा शब्द निर्माण के कि जो शब्द निर्माण के लिए इनको प्रयोग किया जाता है। जैसे आप समास को शब्द निर्माण के लिए प्रयोग करते हैं, उपसर्ग को आप देखेंगे हमेशा नया शब्द बनकर आता है। ठीक है, नया शब्द बनता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, वहां पर क्या था, प्रीफिक्स था, यानी कि प्रारंभ में लग रहा था। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से किसी भी मूल शब्द के अंत में, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, किसी भी मूल शब्द के अंत में, ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा कि मूल शब्द के अंत में जब हम कोई भी क्या जोड़ देते हैं, शब्दांश जोड़ देते हैं। ठीक है, किसी भी मूल शब्द के अंत में जब हम कोई भी शब्दांश जोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है, एक नया शब्द बनता है, और उसी को हमने यहाँ पर कहा सफिक्स। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए बहुत सारे शब्द लिए हैं, आप देख सकते हैं, प्यास, मैल, प्यार, ठंड, और एक ही तरह का मैंने यहाँ पर सफिक्स यानी कि प्रत्यय जो है मैंने यहाँ पर लगाया है, और आप देखेंगे कि ये जो है अलग अलग तरह के शब्द हमें यहाँ पर मिले। प्यास, प्यासा, मैल, मैला, प्यार, प्यारा, ठंड, ठंडा, आ, सारे हमने क्या उपसर्ग लगाए यहाँ पर, आ। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने दिया था शुरुआत में ही, वो था इनका। ठीक है, ये भी आपका एक प्रत्यय है। ठीक है, तो लोहार आपका मूल शब्द है, कहार आपका मूल शब्द है, पुजारी आपका मूल शब्द है, उसमें हमने केवल एक प्रत्यय लगाया है इन। ठीक है, और उसी से आप देखिए पूरा का पूरा अर्थ परिवर्तित हो जा रहा है और एक नया शब्द हमारे सामने आ रहा है। जैसे हमने देखा लोहार क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है, क्या है आपका, एक पुल्लिंग शब्द है, और उसको हमने इन प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया, लोहारिन। कहार शब्द है, उसमें हमने इन प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया, कहारिन। इसी तरह से पुजारी, पुजारी जो आपका शब्द है वो आपका पुल्लिंग शब्द है, लेकिन हमने उसमें इन प्रत्यय लगाया तो वो क्या हो गया, पुजारिन। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय जो हमारे टॉपिक हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और उपसर्ग और प्रत्यय में हमने उपसर्ग को क्लियर कर लिया है, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि जो हमारा प्रत्यय है उसको पढ़ेंगे। तो प्रत्यय में मैंने यहाँ पर आपको परिभाषा नोट करवाई थी। जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में जो है क्लास अटेंड की होगी, जिन्होंने ढंग से पढ़ा होगा, उन्होंने अपनी नोट किया होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था परिभाषा में कि वह शब्दांश, नोट कर लीजिए, अभी जिन्होंने नहीं किया है वो अभी नोट कर लीजिए, क्योंकि हम टॉपिक को यहीं से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जिन्होंने नहीं किया है नोट, वो प्रत्यय की परिभाषा को नोट कर सकते हैं। ठीक है, वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर, अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर तथा मूल शब्द जुड़कर एक नया शब्द बनाता है तथा मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है। देखिए नया शब्द बनाता है और जो मूल शब्द है, अब देखिए कैसे पूरा का पूरा अर्थ कैसे चेंज हो गया। जैसे मैंने कहा एक शब्द था पुजारी,
ठीक है, तो पुजारी शब्द में हमने इन प्रत्यय लगाया तो वो क्या हो गया, पुजारिन। ठीक है, तो पुजारी आपको पता है कि वो एक मेल वर्ड है जो मंदिर में पूजा करता है, लेकिन उसकी जो वाइफ होंगी, उसकी जो पत्नी होगी, उनको हम क्या कहेंगे, ये है पुजारिन। वो भी कभी कभी आके मंदिर में पूजा करती होंगी, या कोई भी जो भगवान की भक्ति करता है, जो पूजा करता है, दिन रात पूजा करता है, तो ये है एक पुजारिन। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने कहा कि अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो अर्थ देखिए, आप देखते पूरी तरह से बदल रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक विशेष बात मैंने बताई थी, वो थी कि प्रत्यय जो है कहाँ पर लगते हैं, प्रत्यय जो है रूढ़ शब्दों के अंत में अथवा धातु के अंत में जुड़ते हैं। देखिए प्रत्यय के लिए मैंने आपको ये बताया था कि प्रत्यय आपके, देखिए दो चीजें मैंने यहाँ पर बताई। प्रत्यय जो है रूढ़ शब्दों के अंत में अथवा धातु शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। देखिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ये सारे के सारे जो है मैंने आपको, जब हमारे इस हिंदी व्याकरण के सेशन की शुरुआत हो रही थी, जब हमने भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा था, तो वहां पर हमने शब्द विचार जो हमारा टॉपिक था, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत अच्छे से, जिसमें मैंने तत्सम शब्दों को पढ़ाया है, तद्भव शब्दों को पढ़ाया है, आगत शब्दों को पढ़ाया है, रूढ़ शब्दों को पढ़ाया है, यौगिक शब्दों को पढ़ाया है, योग रूढ़ शब्दों को पढ़ाया है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को पढ़ाया है। ठीक है, और बहुत सारे आपको तरह के यहाँ पर शब्द मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाए हैं। ठीक है ना, तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं कि जिनका अर्थ जो है कभी बदलता नहीं है, यानी कि एक से ज्यादा अर्थ जिनके नहीं होते, उनको हम कहते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, तो रूढ़ शब्दों के अंत में या फिर धातु, अब देखिए रूढ़ शब्द मैंने यहाँ पर क्लियर किया, और दूसरा मैंने यहाँ पर आपको बताया धातु। तो धातु के अंत में जुड़ते हैं, और ये धातु कहते किसे हैं, अब देखिए क्रिया लिखा हुआ है और फिर क्रिया के आगे लिखा हुआ है धातु। ठीक है, तो क्रिया शब्द तो आपको पता है, चलना, दौड़ना, खाना, बोलना, यानी कि किसी भी जिस शब्द से हमें किसी काम के करने या होने के बारे में पता चल रहा हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा धातु, तो क्रिया धातु, यानी कि देखिए इसको जरा सा नोट कर लीजिए, और ये भी मैंने आपको नोट करने के लिए तब भी बताया था, तब भी मैंने आप लोगों से कहा था कि इसको जरा सा नोट करेंगे कि धातु किसे कहते हैं। ठीक है, ये जरा सा आप इस तरह से नोट कर लीजिए अच्छे से कि धातु किसे कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। जो क्रिया का मूल रूप होता है उसको धातु कहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए आपको लिखवाया था, सोना, चलना, जाना, खाना, गाना, नहाना। ठीक है, ये सब क्या है, आपकी क्रिया है। ठीक है, लेकिन हमने कहा इसका मूल रूप, तो सोना जो है इसका मूल रूप क्या है, सो, चलना चल, जाना जा, खाना खा, गाना गा, नहाने का नहा। ठीक है, तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, प्रत्यय जोड़ते हैं, अब आप देख पा रहे हैं, साफ साफ देख रहे हैं, हमने कहा कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये क्रिया का मूल रूप है, सो, चल, जा, खा, नहा, गा। ठीक है, ये सब क्या है, आपका क्रिया का मूल रूप है। और क्रिया के मूल रूप में अगर हम क्या करते हैं, प्रत्यय जोड़ते हैं, तो फिर क्या होता है, पूरा एक नया शब्द बनता है। जैसे आप देखेंगे लिख, ठीक है, एक शब्द है लिख, ये क्रिया का मूल रूप है लिख, इस पर हमने प्रत्यय जोड़ा ना, लिखना, पढ़ना, पढ़ना, दौड़ना, दौड़ना। ठीक है, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और ये जो प्रत्यय होते हैं ये ज्यादातर रूढ़ शब्दों और धातु, क्रिया धातुओं के अंत में जुड़ते हैं। प्रत्यय कहां पर जुड़ते हैं, रूढ़ शब्दों और क्रिया धातुओं के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को, मुझे हैंड रेज करके बताएंगे एक बार, समझ आ रहा है सभी को, जीआईसी जीपा क्या बच्चों आप लोगों को, यस, वेरी गुड। तो देखिए जो बच्चे अच्छे से सुन रहे हैं, जिनको आवाज आ रही है प्रॉपर, वो रिप्लाई करेंगे, हैंड रेज करेंगे इस तरह से,
जब आपसे कहा जाता है तो हैंड रेज करेंगे फटाफट और नोट भी करेंगे साथ साथ, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर पूछूंगी कि उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं। क्योंकि अगर हम अपने 45 मिनट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बैठे हैं क्लास में, अगर आपकी क्लास चल रही है तो एटलीस्ट हम उसमें से कुछ तो सीखें, ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी यहाँ पर पढ़ते हैं उसको थोड़ा बहुत नोट भी कीजिएगा, खास तौर पर जब हम व्याकरण पढ़ रहे होते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो है लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो था प्रत्यय के भेद, ठीक है। अब यहाँ पर प्रत्यय की परिभाषा हमें पता चल गई है और हमें पता चल गया है कि प्रत्यय जो है मेनली कहाँ पर लगते हैं, ठीक है। तो अब देखिए प्रत्यय के भेद, जिस तरह से हमने यहाँ पर उपसर्ग के भेदों को जाना था उसी तरह से हम यहाँ पर प्रत्यय के भेदों को भी पढ़ेंगे। तो प्रत्यय के मुख्य रूप से दो भेद यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें मैंने पहला बताया आपको कृत प्रत्यय और दूसरा मैंने आपको बताया तद्धित प्रत्यय, ठीक है। पहला आपको मैंने क्या बताया, कृत प्रत्यय, और दूसरा मैंने आपको बताया तद्धित प्रत्यय। अब देखिए कृत प्रत्यय, पहले हम अपना पहला टॉपिक यहाँ पर लेंगे कृत प्रत्यय। तो बिल्कुल अगर आपने यहाँ तक नोट कर रखा है तो आप नेक्स्ट पेज से अच्छे से यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कृत प्रत्यय, हेडिंग डालेंगे आप सभी यहाँ पर अच्छे से। पहला हेडिंग कृत प्रत्यय, क्या होता है कृत प्रत्यय, ठीक है। अब देखिए ये हमने लिख दिया है कृत प्रत्यय, और जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये ज्यादातर कहाँ पर जुड़ते हैं, जो प्रत्यय होते हैं वो आपके जुड़ते हैं रूढ़ शब्दों और क्रिया धातुओं के बाद, ठीक है। कहाँ पर जुड़ते हैं, रूढ़ शब्दों और क्रिया धातुओं के बाद। तो सबसे पहले हम कृत प्रत्यय के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि क्या होते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको लिख लीजिए पहले, क्रिया धातुओं। अब देखिए ये कहां पर जुड़ता है, ये क्रिया धातुओं के साथ जुड़ता है, ठीक है। क्रिया धातुओं के पीछे लगकर विभिन्न क्रिया धातुओं के पीछे लगकर विभिन्न प्रकार के शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को अब देखिए ये कहां पर जुड़ रहे हैं, ये क्रिया धातु के पीछे जुड़ रहे हैं। कहां पर जुड़ रहे हैं, क्रिया धातु के पीछे लगकर विभिन्न प्रकार के शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्लियर। अब देखिए यहां पर एक और चीज थोड़ा सा इसके बारे में बताई गई है कि इससे, इसके आगे ही लिखेंगे क्योंकि आगे आपको इसको समझना है, लिखना है। इससे, इसके के मेल से, यानी कि इनके मेल से, इसके मेल से बने शब्दों को कृदंत, इसके मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत शब्द कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा,
कि इनके मेल से, यानी कि क्रिया धातुओं के मेल से जो शब्द बनते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कृदंत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत शब्द कहते हैं। तो ये नोट कीजिए कृत प्रत्यय क्या होता है सब, ठीक है। क्रिया धातुओं के पीछे लगकर विभिन्न प्रकार के शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं, और इसके मेल से, यानी कि यहां से जो शब्द बनते हैं उनको कृदंत शब्द कहते हैं। अब देखिए उदाहरण के लिए, अब देखिए मैंने यहां पर एक शब्द लिखा है कि क्रिया धातुओं, क्रिया धातुओं के पीछे लगकर। तो क्रिया धातु कौन कौन सी होती है यहां पर मैंने बताया आपको, क्रिया धातु कौन कौन से होते हैं बताया है ना, देख सकते हैं आप। क्रिया धातु कौन कौन सी होती है? लिख, पढ़, दौड़, सो, चल, जा, खा, गा, नहा, ठीक है। ये सब क्या है? क्रिया धातु है। यानी कि इन सभी से हमें क्या पता चल रहा है? काम के करने या होने का। अब देखिए सो ये भी काम है, चल ये भी काम है, जा ये भी काम है, खा ये भी काम है, गा ये भी काम है, नहा ये भी काम है, लिख ये भी काम है, पढ़ ये भी काम है, दौड़ ये भी काम है, ठीक है। तो ये सारे शब्द क्या है? क्रिया के करने या होने के बारे में बता रहे हैं, इसलिए हमने इन्हें कहा क्रिया, ठीक है। और ये क्रिया का मूल रूप है, इसीलिए इसे धातु कहा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा कि क्रिया धातुओं। तो अब यहाँ पर हम उदाहरण जो देंगे आप देखिए, हमने कहा कि क्रिया धातु लिख, क्रिया धातु क्या है? आपका लिख। प्रत्यय जोड़ेंगे आवट, ठीक है, प्रत्यय जोड़ेंगे आवट। इसी तरह से ठक, प्रत्यय जोड़ेंगे आन। क्या शब्द बनेगा? फटाफट लिखिए जरा, अपनी नोटबुक में लिखिए और मुझे हैंड रेस करके बताइए क्या शब्द लिखा आपने, फटाफट बताइए। लिख लिया? क्या शब्द बनेगा जरा फटाफट बताइए। GIC जीपा। यदि लिख लिया हो तो बच्चे फटाफट बताएंगे कि क्या लिखा। लिख आवट, क्या बनेगा शब्द? पहला शब्द है क्रिया धातु और दूसरा शब्द है प्रत्यय। तो क्या यहां पर शब्द बना हमारा? लिख आवट। क्या बनेगा? लिखा आपने नोटबुक में? बहुत ही ज्यादा सरल है, लिख भी लिया होगा सभी ने, ठीक है ना, सबने लिख लिया होगा। क्या बनेगा? लिखावट, ठीक है। इसी तरह से थक आन, क्या होगा? अंत में जुड़ रहा है, थ कान, ठीक है। यहां पर भी सेम है। थक क्या है? आपका क्रिया धातु है, और आन जो है वो आपका प्रत्यय है। आन जो है वो क्या है? प्रत्यय, ठीक है। समझ आया? लिख आवट, लिखावट, और ये आपका क्रिया धातु, वो आपका प्रत्यय। ये आपका क्रिया धातु, ये आपका प्रत्यय, और ये आपका नया शब्द, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हमने बताया कृत प्रत्यय का। अब देखिए कृत प्रत्यय के भी बहुत सारे भेद होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं अलग अलग, उनको भी हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। उसके लिए आप मुझे एक बार हैंड रेज करके बताइए कि आप लोगों ने ये नोट कर लिया है अपनी कॉपी में, ये नोट कर लिया अपनी कॉपी में? यदि नोट कर लिया हो तो हैंड रेज करके बताएं। यस, वेरी गुड। जो बच्चे नोट कर रहे हैं
बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं कर रहे हैं मैं उनके लिए कह रही हूँ, क्योंकि बच्चे अगर आप क्लास में बैठे हैं और आप पढ़ रहे हैं और आप यहाँ पर अपने 45 मिनट दे रहे हैं, तो आप एटलीस्ट कुछ नोट कीजिए। और आपको भले ही आपको आता होगा, लेकिन कई बार क्या होता है, अभी आप बहुत बड़ी क्लास में नहीं है, अभी आप केवल 7th में हैं, और 7th क्लास के लिए उपसर्ग और प्रत्यय बहुत ज्यादा एक तरह से महत्वपूर्ण है कि आप इसको अच्छे से समझ लें यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो एटलीस्ट आप उसको नोट कीजिए, पढ़ लीजिए, ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, और जो भी मैं आपसे पूछ रही हूँ उसे रिस्पॉन्स कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले बताते हैं कृत प्रत्ययों के भेद। ठीक है, ये आप नोट करेंगे, कृत प्रत्ययों के भेद। तो देखिए, इसको आप यहां से भी मैं आपको एक बार बता देती हूं कि किस तरह से हम यहाँ पर तो हमने उपसर्ग अपना टॉपिक पढ़ा था, उसके बाद हम यहाँ पर किस तरह से अपना प्रत्यय जो टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रत्यय के लिए देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि कुछ जो आपके शब्द होते हैं। ठीक है, प्रत्यय के लिए मैंने क्या बताया कि कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो शब्दों के अंत में लगते हैं। ठीक है, शब्दों के अंत में लगते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं, उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उसको प्रत्यय कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया बल धन वान। अब देखिए, जो बल शब्द है वो क्या है, आपका मूल शब्द है, और उसमें हमने प्रत्यय क्या जोड़ा है, वान। ठीक है, मूल शब्द है बल और उसमें हमने प्रत्यय जोड़ा है वान, बलवान। इसी तरह से भूख शब्द है, मूल शब्द, उसमें हमने प्रत्यय जोड़ा है आ, तो हमारा शब्द बना भूखा। ठीक है, और इसी में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए यहाँ पर प्रत्ययों के भेद जो कि मैं अभी आपको करा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने प्रत्ययों के भेदों में यहाँ पर आपको बताया है कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के लिए हमने जो लिखा वो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप। ठीक है, वे प्रत्यय, इसको नोट नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर आपने नोट कर लिया है। ठीक है ना, ये केवल से यहाँ पर समझा रही हूँ, फिर से रिवाइज करवा रही हूँ कि कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु के अंत में जुड़ते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, कृदंत शब्द कहते हैं। और क्योंकि अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कई बार बच्चों को वो चीज समझ में नहीं आती है, और इस तरह से आपको समझ में आ जाता है कि क्या आपके ये शब्द हैं। तो जहां यहाँ पर देखिए जो हमने कहा कि इसके बहुत सारे भेद हैं, तो इसके भेदों को यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से आपको बताया है कि विशेषण बनाने वाले शब्द। ठीक है, विशेषण बनाने वाले शब्द जो होते हैं, जैसे कृतवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। भेद आपको बताऊंगी, इसका भेद मैं आपको इस तरह से बताऊंगी कि कृतवाचक कृत प्रत्यय। अब देखिए, इसको मैं क्यों कहूंगी ऐसा, क्योंकि कृतवाचक यानी कि ये जो काम करने वाले व्यक्ति के बारे में बता रहा है। ठीक है, कृतवाचक यानी कि जो काम करने वाले व्यक्ति के बारे में बता रहा है। जैसे हमने कहा चल धन अक चालक, चल धन अक चालक। अब चालक कौन है, जो गाड़ी चला रहा है, यानी कि यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, जो काम करने वाला व्यक्ति हो। ठीक है, इसको यहाँ पर इस तरह से भी लिखा गया है कि विशेषण बनाने वाले शब्द। अब देखिए, चालक, गवैया, ये क्या है, ये भी तो विशेषण है। ठीक है, वो एक बस चालक है। ठीक है, या वो एक मतलब ये उसकी विशेषता है कि उसको गाड़ी चलाना आता है, वो बस चलाता है। ठीक है, ये भी उसकी विशेषता है कि वो गवैया है, यानी कि गाना गाता है। ठीक है, तो इसको मैं आपको इस तरह से यहाँ पर आगे क्लियर एक बार इस तरह से समझ लीजिए। जैसे मैंने बताया, तो जैसे इस वाले टॉपिक को मैं इस तरह से आपको लिखूंगी, कृतवाचक वाचक कृत प्रत्यय। और इसमें जैसे मैं आपको बताऊंगी पाठ। ठीक है, अब पाठ तो आपका है, लेकिन
अगर उसके आगे मैं अक लगा दूं, ठीक है, अगर मैं उसके आगे अक लगा दूं तो क्या हो जाएगा हमारा शब्द पाठक। अब पाठक यानी कि पढ़ने वाला, ठीक है, पाठक कौन होता है, पढ़ने वाला, ठीक है। अब पाठ तो आप सभी को पता है कि पाठ है, लेकिन पाठ में हमने अक शब्द लगा दिया तो वो हो गया पाठक, ठीक है। इसी तरह से धाव, ठीक है, धाव शब्द में हमने अक लगा दिया, ठीक है, तो धावक हो गया, ठीक है। धावक यानी कि जो दौड़ रहा है, दौड़ने वाला, ठीक है, धावक यानी दौड़ने वाला, ठीक है। तो इस तरह से ये शब्द क्या कर रहे हैं, सारे के सारे विशेषता बता रहे हैं और सारे के सारे हैं कृतवाचक कृत प्रत्यय, यानी कि काम करने वाले के बारे में बता रहे हैं। जैसे पाठक पढ़ने वाला, धावक दौड़ने वाला। इसी तरह से यहाँ पर और भी बहुत सारे शब्द, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं भूल, ठीक है, मैं यहाँ पर शब्द लिख देती हूँ भूल या घूम, और इसमें हम प्रत्यय लगाएंगे अक्कड़, ठीक है, प्रत्यय क्या लगाएंगे हम, अक्कड़, तो क्या हो जाएगा भुलक्कड़, घुमक्कड़, ठीक है। इस तरह से शब्द, तो अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगी, ये केवल यहाँ पर इस तरह से आपको समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, आप लोग समझ पाए। और इसी तरह से जातिवाचक, ठीक है, जातिवाचक। अब जातिवाचक क्या होता है ये सब आपको पता है, संज्ञा में आपने पढ़ा है, जो संपूर्ण जाति का बोध कराता है, यानी कि किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लेता, उसको हमने कहा जातिवाचक, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि जातिवाचक जो शब्द बनाते हैं, जैसे आपने यहाँ पर लिखा खा, ठीक है, खा शब्द में आपने ना प्रत्यय जोड़ा तो वो बन गया खाना। खेल शब्द में आपने औना प्रत्यय जोड़ा तो वो बन गया खिलौना, ठीक है। इसी तरह से आपको आगे भी भाववाचक भी आपके आएंगे, देखना यहाँ पर भाववाचक शब्द भी आपके आएंगे। जैसे भाववाचक शब्दों में हमने क्या क्या लिखा है, मिल, तो मिल में हमने प्रत्यय लगाया आप तो बन गया मिलाप, ठीक है, भाववाचक में। इसी तरह से आपका चढ़, चढ़ में हमने शब्द लगाया आई, चढ़ाई, ठीक है। तो इस तरह से मैं ये आपको पूरा टॉपिक यहाँ पर डिटेल में बताने वाली हूँ, बहुत अच्छे से, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ हम इसको करने वाले हैं। ये केवल आपको इस तरह से समझाने के लिए, ठीक है, कि आप लोग समझ पाए कि ये क्या हम करने वाले हैं। देखिए कृत प्रत्यय के भेद, अब यहां से नोट करना शुरू करेंगे, ये हेडिंग सबने डाल ली, कृत प्रत्यय के भेद, ठीक है। चलिए अब पहले इसके भेदों को लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखिए कृतवाचक कृत प्रत्यय, नोट कीजिए फटाफट, कृतवाचक कृत प्रत्यय, ठीक है। दूसरा है आपका, नोट कीजिएगा, कर्मवाचक। देखिए कृतवाचक में जो मैंने आपको बताया वहां पर काम करने वाले व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा था, और कर्मवाचक कृत प्रत्यय में काम के बारे में बताया जाएगा, यानी कि जो काम किया जा रहा है उसके बारे में बताया, ठीक है। नंबर 3 है आपका करणवाचक। करणवाचक में आपको क्या बताया जाएगा, ये भी आप लोगों को क्लियर होगा कि क्या होता है आपका कृतवाचक, कर्मवाचक, ठीक है, करणवाचक कृत प्रत्यय। और उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे भाववाचक, भाववाचक कृत प्रत्यय। और अगला है आपका यहाँ पर क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अब सबसे पहले आप इन सभी को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, और उसके बाद हम शुरू करेंगे सबसे पहले से, यानी कि शुरुआत करेंगे कृतवाचक कृत प्रत्ययों से, ये क्या होते हैं और इनको कैसे हम समझेंगे, कैसे हम इस पे ये जो प्रत्यय हैं उनको लगाएंगे।
ठीक है, तो फटाफट नोट कीजिए, नोट करते ही आप हैंड रेज कर दीजिएगा कि मैम हमने कर लिया है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल भी आप यहाँ पर ऐसे ना करें कि थोड़े बच्चों ने किया, थोड़े बच्चों, जिसका भी हो गया केवल एक बच्चा भी यदि हैंड रेज करेगा हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ताकि आप फिर आपस में देखकर इसे कर लें। तो यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए, कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कृतवाचक, कृत यानी कि कृतवाचक का अर्थ होता है काम करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी शब्द आएंगे, जैसे अब यहाँ पर क्या बताया था, चालक, ठीक है, पाठक, इस तरह के शब्द आएंगे, घुमक्कड़, ठीक है, पियक्कड़, लड़ाकू, लड़ाऊ, भिड़ाऊ। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, जो काम को कर रहे हैं। कहते हैं ना, ये बहुत ज्यादा लड़ाकू है, ये बहुत ज्यादा लड़ाऊ है, ठीक है, ये बहुत अच्छा पाठक है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा भुलक्कड़ है, ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा घुमक्कड़ है। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या है आपके, ये सारे शब्द आपके काम करने वाले व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छा तैराक है, ये बहुत ज्यादा चालाक है, ठीक है, ये बहुत अच्छा चालक है। तो इस तरह से आपके जितने भी यहाँ पर नाम आएंगे ना, जितने भी आपके शब्द आएंगे, वो शब्द सारे के सारे आपको काम करने वाले व्यक्ति के बारे में ही बता रहे होंगे, इसीलिए इसको कृतवाचक कृत प्रत्यय भी कहा है। नेक्स्ट आपका कहा है कर्मवाचक। कर्मवाचक यानी कि यहाँ पर ना जो कर्म होगा, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही होगी, किसी भी कर्म के बारे में यहाँ पर बात होगी। जैसे यहाँ पर शब्द आपके आएंगे, खिलौना, ठीक है, बिछौना। कोई भी, हम कहते हैं ना, बच्चा खिलौने से खेल रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर खेलने वाला कौन है, बच्चा है, लेकिन किससे खेल रहा है, कर्म क्या है उसका, खिलौना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके इस तरह के शब्द आएंगे। ठीक है, जैसे खाना खा रही है, ठीक है, खिलौने से खेल रहा है, तो ना प्रत्यय यहाँ पर लगेगा। ठीक है, इसी तरह से या औना प्रत्यय लगेगा। ठीक है, जैसे कहानी, कहानी, या सुनी हुई, ठीक है, बोली गई, तो ये सब इसमें आएंगे। उसके बाद करणवाचक की बारे में बात की है, तो करण का अर्थ मैंने आपको यहाँ पर शुरुआत में ही बताया था। करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। करण का क्या अर्थ होता है, साधन या माध्यम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे शब्द आएंगे, जो कि किसी भी चीज के लिए कोई साधन होगा या कोई, तो बिल्कुल उसी तरह के उसमें प्रत्यय भी लगेंगे। तो ये टॉपिक आपका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही लेंदी भी है, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जो भी पढ़ाया है उसे घर पर एक बार रिवाइज कीजिए और एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई भी डाउट होता है तो उसे नेक्स्ट में जरूर क्लियर। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।